इतना सोचते ही लिमिंग अपनी दीदी लीजियाओ से तीखे अंदाज में बोलती है, सिस्टर, जब ये इतनी रिक्वेस्ट कर रहा है तो आपको एक कार बाय कर ही लेनी चाहिए। लेकिन हाँ, याद रखना कि आपकी कार बिल्कुल भी सस्ती नहीं होनी चाहिए। वैसे भी ये खुद 3 करोड़ रुपए की जी क्लास कार चलाता है, तो आपकी कार भी कम से कम 1 करोड़ रुपए की तो होनी ही चाहिए। ये सुनते ही लीजियाओ घबरा जाती है और तुरंत मना करने लगती है। तभी बीच में चेन युआन पूरे टशन के साथ कूदता है और बोलता है, अरे 1 करोड़ रुपए की बात भूल जाओ, तुम कम से कम 2 करोड़ रुपए की कार पिक करना, और जैसे ही तुम लोग फ्री हो जाओ मुझे बता देना, मैं तुम दोनों को पिक करने आ जाऊंगा। चेन युआन की ये रोबीली बात सुनते ही लिमिंग वापस अपना सिर पकड़ लेती है और चिढ़कर मन में सोचती है, जरा देखो तो इस बंदे को, ये फिर से यहाँ पर शो ऑफ करने लगा। तभी चेन युआन मुस्कुराते हुए अपने मन में एक तगड़ी प्लानिंग करता है और सोचता है, देखा जाए तो टीचर लीजियाओ से कैशबैक पाना काफी मुश्किल काम है। वैसे तो उनका लव मीटर काफी अच्छा है, लेकिन फिर भी वो महंगी चीजों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती। दूसरी तरफ अगर लिमिंग की बात की जाए तो मैं उसके साथ अपने रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं कर सकता, लेकिन उसकी इस लालची पर्सनालिटी को देखते हुए वो कम से कम 3 करोड़ रुपए की कार तो पिक करेगी ही, जिससे मुझे बहुत तगड़ा कैशबैक मिल सकता है। और अब चेन युआन के इतना सोचते ही सीन सीधे फीबिंग के आलीशान घर पर शिफ्ट हो जाता है। फीबिंग अपना फोन उठाता है, तभी उसका एक आदमी उसे बताता है, फीबिंग, तुमने जिस चेन युआन नाम के लड़के के बारे में पता करने के लिए बोला था, उसके बारे में मैंने सब कुछ मालूम कर लिया है। वो फूचिंग यूनिवर्सिटी का एक जूनियर है। उसकी फैमिली पहले एक ट्रैवल एजेंसी चलाती थी और वो खुद अभी एक हेल्थ मैनेजमेंट कंपनी ऑपरेट कर रहा है। ये सुनकर फीबिंग चौंक जाता है और बोलता है, क्या वो हेल्थ मैनेजमेंट कंपनी चलाता है? इसका मतलब वो भी हमारी ही फैमिली की इंडस्ट्री की तरह काम कर रहा है। तो जरा मुझे उसकी कंपनी का नाम बताओ। तभी वो लड़का फीबिंग को बताता है उसकी कंपनी का नाम जिंगफू है। यह सुनकर फीबिंग के चेहरे पर एक कमीनी मुस्कान आ जाती है। वो मन ही मन सोचता है, ओहो, जिंगफू कंपनी, इसका पिछला ओनर तो सियान था जो अपनी कंपनी बेचने के लिए हमारे पास भी आया था, लेकिन हमसे पहले ही किसी ने उसकी कंपनी को बाय कर लिया था। अब समझ में आया कि वो चूहा और कोई नहीं बल्कि यही मास्टर था। यकीन नहीं हो रहा कि एक सेकंड हैंड कंपनी खरीदने के बाद भी इस लौंडे के अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि वो मेरे सामने इतना एरोगेंट बन सके। ठीक है, अब टाइम आ चुका है इसे पूरी तरीके से बर्बाद कर देने का। फीबिंग के इतना सोचते ही सीन सीधे चेन युआन के एक दोस्त पर जाता है जो फीबिंग का कजन भी है। वहां पर चेन युआन का दोस्त अपने उस कजन से बोलता है, कजन, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आप चेन युआन के बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे थे और आपने फीबिंग को उसकी सारी इन्फॉर्मेशन क्यों दे दी। ये सुनकर फीबिंग का कजन बोलता है, तुम तो जानते ही हो कि जो मेरे डैड का फैमिली बिजनेस है वो पूरी तरह उन लोगों के ऊपर ही डिपेंड है, तो तुम ही बताओ मैं यहाँ क्या कर सकता था। क्योंकि चेन युआन ने किसी चीज को लेकर फीबिंग को बहुत ज्यादा नाराज कर दिया है जिसका वो उससे पक्का बदला लेगा। लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम अपने उस क्लासमेट को इस चीज के बारे में पहले ही वॉर्न कर सकते हो। ये सुनते ही चेन युआन का दोस्त एकदम कड़क आवाज में बोलता है, चेन युआन मेरा क्लासमेट होने के साथ साथ मेरा सच्चा दोस्त है, तो इसीलिए मैं उसे इस बारे में जरूर बताऊंगा। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज साफ साफ बता दूं कि चेन युआन ऐसा वैसा पर्सन नहीं है जिसके साथ ऐसे ही कोई भी ऐरा गहरा पंगा ले सके। यह सुनकर फीबिंग का कजन हैरान होकर पूछता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तभी चेन युआन का दोस्त बताता है, चेन युआन की जो फैमिली ट्रैवल एजेंसी चलाया करती थी वो काफी लंबे समय पहले ही बैंकरप्ट हो गई थी, तो इसीलिए तुम कह सकते हो कि वो आज जिस भी पोजीशन पर है उसमें उसकी फैमिली का कोई हाथ नहीं है। उसने सब कुछ अपने दम पर खुद ही बिल्ड किया है। वो फर्स्ट जनरेशन का एंटरप्रेन्योर है। और वहीं फीबिंग की बात की जाए तो वो सिर्फ बाप के पैसे पर कूदने वाला सेकंड जनरेशन का रिच किड है, तो इसीलिए ये दोनों बिल्कुल भी सेम लेवल पे नहीं हैं। यह सुनते ही फीबिंग का कजन सोच में पड़ जाता है और बोलता है, तुम्हारी बातें सही हो सकती हैं, लेकिन जिंगफू कंपनी को तो कम से कम 10 करोड़ रुपए में खरीदा गया होगा, तो फिर आखिर तुम्हारे इस क्लासमेट के पास में अचानक इतना पैसा कहाँ से आया? तभी चेन युआन का दोस्त बताता है, इस बात को लेकर तो मैं खुद भी श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे जहां तक पता है उसने शायद क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया था और वहीं से ये सारा एम्पायर खड़ा किया है। ये सुनकर फीबिंग का कजन डरते हुए बोलता है, लेकिन भाई, फाइनेंस और बिजनेस मैनेजमेंट दोनों ही बहुत ज्यादा डिफरेंट चीजें हैं। यहाँ मैनेजमेंट के लिए बहुत लंबे एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, इसीलिए मुझे तो डर है कि फीबिंग अभी भी तुम्हारे दोस्त के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्योंकि अगर फी फैमिली की बात की जाए तो वो बहुत बड़ी कंपनी को चलाती है और ऐसी छोटी मोटी इंडस्ट्री को निगल जाना उनके बाएं हाथ का खेल है। यह सुनकर चेन युआन का दोस्त मुस्कुराते हुए बोलता है, नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तभी फीबिंग का कजन कहता है, लगता है तुम्हें अपने उस क्लासमेट पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। खैर, जो भी हो, तुम्हें उसे इस चीज के बारे में वॉर्न जरूर कर देना चाहिए क्योंकि ये मैटर बहुत ज्यादा सीरियस है। अगर फीबिंग के कैरेक्टर की बात की जाए तो वो बहुत ही घटिया किस्म का इंसान है। एक बार उसके डैड ने उसे सुधरने के लिए यूलियो डिस्ट्रिक्ट के फिटनेस सेंटर के अंदर डाला था, लेकिन उसने वहां पर भी जाकर कांड कर दिया।
वो वहां काम करने वाली एक लड़की के साथ मजे मार रहा था जो कि वहां के मैनेजर की वाइफ थी। और जिस टाइम पर मैनेजर को इस चीज के बारे में पता चला तो फीबिंग ने न केवल उस मैनेजर को बुरी तरह पिटवाया बल्कि उसे कंपनी से भी बाहर निकलवा दिया। ये सुनते ही चेन युआन का दोस्त बोलता है, पर मुझे अभी भी एक चीज समझ में नहीं आ रही कि आखिर फीबिंग यहाँ मेरे क्लासमेट को टारगेट क्यों कर रहा है। तभी फीबिंग का कजन हाथ फैलाते हुए बोलता है, सच बताऊं तो मैं भी इस चीज के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन जो फीबिंग की गंदी पर्सनालिटी और जो उसका स्टाइल है वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इसीलिए तुम अपने क्लासमेट को इस चीज के बारे में बता सकते हो। ये सुनकर चेन युआन का दोस्त भी अपने पास से मोबाइल निकालते हुए बोलता है, ठीक है, मैं अभी उसे कॉल करता हूँ। और अब उसके इतना बोलते ही सीन सीधे अपने चेन युआन के ऊपर आ जाता है, जहां पर कि चेन युआन के दोस्त ने उसे फोन करके पूरी बात बता दी होती है। सब सुनने के बाद चेन युआन बोलता है, भाई तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी दोस्त उदास होकर बोलता है, अरे यार, तुम्हें शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन मेरे कारण ही लीक हुई है, जिसका मुझे तुम्हारे लिए सच में काफी बुरा लग रहा है। चेन युआन अपने मन में सोचता है, ओहो, तो मैनेजर यू को उनकी पिछली कंपनी के अंदर से इसीलिए निकाला गया था क्योंकि उनकी वाइफ का किसी के साथ में चक्कर था और उनके बॉस ने उन्हें बहुत बुरी तरीके से पीटा था। मुझे ये मत कहना कि वो घटिया इंसान असल में यही फीबिंग था। और अब इतना सोचकर चेन युआन वापस अपने दोस्त से फोन पर बोलता है, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि आखिर ये जो लुओ बिंग है वो ऐसे घटिया लड़के के साथ में क्या कर रही है, क्योंकि अगर उसकी फैमिली की बात की जाए तो हमारी क्लास में उसकी फैमिली सबसे ज्यादा अमीर थी और अब तक तो उनकी फैमिली का जो बिजनेस है वो और भी ज्यादा एक्सपेंड हो चुका होगा। तभी दोस्त लंबी सांस लेकर उसे बताता है, नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लुओ बिंग के पिता को गैरकानूनी तरीके से 100 करोड़ रुपए का फंड जुटाने के जुर्म में 18 साल की जेल हो चुकी है, जिसकी वजह से अब उनकी फैमिली एक नॉर्मल फैमिली से ज्यादा और कुछ भी नहीं रही, उनके पास अब कुछ नहीं बचा। यह सुनकर चेन युआन बोलता है, ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि ये जो फीबिंग है ये लुओ बिंग से आखिर चाहता क्या है। तभी चेन युआन का दोस्त राज खोलते हुए बताता है, फीबिंग की जो माँ थी वो अपना एक स्टूडियो चलाती थी, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं चल रहा था। बायोप्सी के लिए उसकी मदर उसे सेल करना चाहती थी ताकि उनके पास में थोड़ा पैसा आ सके, लेकिन जो फीबिंग था उसने यहाँ उसे खरीदने के लिए हाँ तो कर दिया है, लेकिन उसकी एक गंदी कंडीशन है कि वो चाहता है कि लुओ बिंग उसकी गर्लफ्रेंड बने। इसीलिए लुओ बिंग की जो माँ है वो अपनी ही बेटी से बोल रही हैं कि वो फीबिंग के साथ में ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताए ताकि उनके बीच में रियल प्रोग्रेस शुरू हो सके और फीबिंग खुश होकर कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दे। और अब अपने दोस्त की इस बात को सुनते ही चेन युआन का दिमाग पूरी तरह घूम जाता है। वो उसे बोलता है, भाई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस बारे में बताने के लिए, मैं अब पूरा माजरा समझ गया। फोन काटने के बाद चेन युआन गुस्से में अपने मन में सोचता है, क्या लुओ बिंग की माँ का दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका है। अगर उन दोनों के बीच प्रोग्रेस आगे बढ़ी और फीबिंग को वो मिल गया जो वो चाहता है, तो उसके बाद में आखिर वो उनके उस कबाड़ स्टूडियो को क्यों बाय करना चाहेगा। और क्योंकि इस फीबिंग ने ऑलरेडी मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया है, तो पक्की बात है कि वो जल्द ही यहाँ अपनी चाल को चलेगा। तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है उसके साथ में ओल्ड यू की पुरानी दुश्मनी और मेरी इस नई दुश्मनी का हिसाब एक साथ चुकता करने का। और अब इतना सोचते ही चेन युआन तुरंत मैनेजर यू को कॉल लगा देता है। वो मैनेजर यू को कॉल लगाते हुए बोलता है, मैनेजर यू, मैं जानता हूं कि आपने अपनी पुरानी जॉब को चेंज क्यों किया था। मैं आपसे बस एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आप फीबिंग नाम के बंदे को जानते हो। ये सुनते ही मैनेजर यू भी कांपती आवाज में हाँ बोल देते हैं। ये सुनकर चेन युआन कड़क अंदाज में बोलता है, ठीक है, तो तुम मुझे बताओ कि क्या तुम उससे अपना बदला लेना चाहते हो। ये सुनते ही मैनेजर यू ठंडी सांस लेकर बोलते हैं, हाँ सर, बिल्कुल, मैं अपना बदला लेना चाहता हूँ, लेकिन आजकल जो कानून है वो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा सख्त हो चुका है। पिछली बार मैंने गुस्से में आकर अपना कंट्रोल खो दिया था, जिसके कारण मुझे बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। ये सुनते ही चेन युआन हंसते हुए बोलता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सारी चीजें यहाँ बिल्कुल लीगल तरीके से करने वाले हैं, तो इसीलिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये सुनते ही मैनेजर यू हैरान होकर बोलते हैं, क्या सच में ऐसा मुमकिन है प्रेसिडेंट चेन युआन। तब चेन युआन पूरे टशन में बोलता है, हाँ बिल्कुल, ऐसा मुमकिन क्यों नहीं है। स्पेशल लोगों के इलाज के लिए स्पेशल मेथड अपनाने पड़ते हैं, तो इसीलिए बस तुम मेरी बात सुनो। ये सुनकर मैनेजर यू बोलते हैं, ठीक है सर, मैं समझ गया, लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि क्या फीबिंग ने आपको भी ऑफेंड कर दिया है। ये सुनकर चेन युआन बोलता है, उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो मुझे ऑफेंड कर सके या मेरे गुस्से को झेल सके। ये सुनकर मैनेजर यू बोलते हैं, जी सर, मैं अच्छी तरह समझ गया। और फोन रखते ही वो अपने मन में सोचते हैं, मैं कोई 3 साल का बच्चा नहीं हूँ जो कि इस चीज को ना समझ सकूं कि आप यहाँ क्या गेम खेल रहे हैं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ मैं खुद भी उस पास्टर से अपना बदला लेना चाहता हूँ और इसमें मेरा भी फायदा होने वाला है। उसकी हिम्मत कैसे हो गई थी मेरी वाइफ पर हाथ डालने की। और अब उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू वापस चेन युआन के ऊपर आ जाता है, जो कि किसी को मैसेज टाइप करते हुए पूछता है, ओल्ड मैन,
मैंने जो इंटरनेट ट्रोल्स के ग्रुप की बात की थी, क्या वो तैयार हो चुका है? क्योंकि मुझे उसकी सख्त जरूरत है। ये सुनते ही वो दूसरा बंदा चेन युआन को बताता है, हाँ सर, वे सब आसपास ही हैं। इस टाइम पे सारे लड़के फुल एक्टिव हैं और बहुत शानदार प्रोग्रेस दिखा रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्द ही आपको एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ दूंगा। और अब उसके इतना बोलते ही सीन बदलता है और हम देखते हैं कि लीजियाओ और लिमिंग दोनों वहां पर बहुत ही अच्छे और कातिलाना कपड़े पहनकर आ जाती हैं। दोनों ही बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही होती हैं और लीजियाओ चेन युआन से बोलती है, हम लोग तैयार हैं, चलें। ये सुनते ही चेन युआन मुस्कुराते हुए लीजियाओ के पास में आता है और पूरे प्यार से उसके गाल को अपनी उंगलियों से पिंच करने लगता है। वो उसे छेड़ते हुए बोलता है, आज तो तुम सच में काफी खूबसूरत लग रही हो। ये सुनकर लीजियाओ तुरंत शर्मा जाती है और उसका हाथ हटाते हुए बोलती है, अरे मुझे इस तरीके से पिंच करना बंद करो, मेरा सारा मेकअप खराब हो जाएगा। यह सुनकर चेन युआन शरारती मुस्कान के साथ बोलता है, ओहो, तो क्या फिर मुझे कहीं और पे टच करना चाहिए? ये सुनते ही लीजियाओ चेहरा छुपाते हुए बोलती है, चेन युआन प्लीज ऐसी बातें मत करो। अब उन दोनों का ये रोमांस देखकर पास खड़ी लिमिंग थोड़ा जेल्स फील करते हुए अपने मन में सोचती है, मैंने अपने कपड़ों को चेंज किया, इतना हैवी मेकअप भी किया, लेकिन जरा देखो तो इस बंदे को, ये तो एक बार मेरी तरफ आंख उठाकर देख भी नहीं रहा। और लिमिंग ये सोच ही रही होती है, तभी चेन युआन उसकी तरफ देखता है और आंख मारते हुए इशारा करके बोलता है, तुम भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। ये देखकर अब लिमिंग के चेहरे पर भी रौनक आ जाती है और वो खुश होकर अपने मन में सोचती है, चलो ठीक है, इस तारीफ के लिए मैं तुम्हें यहाँ माफ कर देती हूँ, पर पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मैं भी अपनी सिस्टर की तरह खुलेआम अपने जीजू का हाथ पकड़कर घूम पाऊंगी। अभी लिमिंग ख्यालों में खोई ही थी कि लीजियाओ चेन युआन का हाथ पकड़कर खींचते हुए बोलती है, चलो जल्दी से, लिफ्ट खुल चुकी है, अंदर चलते हैं। ये देखकर लिमिंग उन दोनों के हाथों को देखते हुए उदास मन से सोचती है, लेकिन मुझे अंदर से ऐसा फील होता है कि शायद कभी भी ऐसा नहीं होने वाला। वो इतना सोच ही रही होती है कि अचानक चेन युआन पीछे से उसकी पीठ पर धीरे से थपकी मारता है और बोलता है, ओ मैडम, यहाँ खड़ी होकर इतनी देर से क्या सोचे जा रही हो, चलो अब। ये सुनते ही अब लिमिंग थोड़ा नकली गुस्से में चेन युआन की तरफ देखने लगती है और बोलती है, तुम मुझे कब तक ऐसे ही बुली करते रहोगे? और अब उसके इतना बोलते ही सीन सीधे कार के शोरूम के अंदर शिफ्ट होता है, जहां पर कि वे लोग पहुंच चुके होते हैं। शोरूम की आलीशान गाड़ियां देखने के बाद लीजियाओ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो घबराकर बोलती है, अरे बाप रे, ये कारें तो बहुत ज्यादा महंगी हैं, हमें ये बाय नहीं करनी चाहिए। यह सुनकर चेन युआन उसका हाथ पकड़कर उसे दूसरी कार के पास में लेकर आ जाता है। उसे देखते हुए भी लीजियाओ बोलती है, नहीं चेन युआन, ये भी बहुत ज्यादा महंगी है, इसके ऊपर पैसे को बर्बाद मत करो। तब चेन युआन एक बेहद शानदार कार के पास में आते हुए बोलता है, टीचर लीजियाओ, मुझे लगता है कि ये कार आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि ये लो क्लास की तो बिल्कुल भी नहीं है। और अब इतना बोलकर चेन युआन वहां खड़ी सेल्स गर्ल को बुलाता है और पूरे रौब से बोलता है, सुनो, मुझे इसका पूरा फाइनल कैलकुलेशन करके बताओ कि मुझे इस पर कितना डिस्काउंट मिलने वाला है। अगर यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है तो मैं इसे आज के आज ही बुक कर दूंगा। ये सुनते ही वहां खड़ी हुई सेल्स गर्ल भी हैरान हो जाती है और एक्साइटेड होते हुए बोलती है, जी सर, बिल्कुल, मैं अभी के अभी सारा प्रोसेस शुरू कर देती हूँ। चेन युआन, तुम तो जानते हो ना कि मैं एक साधारण टीचर हूँ। अगर मैं इतनी महंगी कार को ड्राइव करके स्कूल जाऊंगी तो ये मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा, लोग बातें करेंगे। ये सुनते ही चेन युआन हंसकर बोलता है, अरे तुम कोई स्कूल की प्रिंसिपल थोड़ी ना हो जो सब तुम्हारे बारे में ही सोचेंगे। तुमने खुद ही कहा कि तुम एक ऑर्डिनरी टीचर हो, तो इसीलिए मुझे यकीन है कि कोई भी इस चीज के बारे में फालतू बातें नहीं करेगा, तुम बेफिक्र रहो। उनकी ये बहस सुनकर वहां खड़ी हुई वो सेल्स गर्ल मन ही मन बुरी तरह डरने लगती है और सोचती है, अरे नहीं यार, ये क्या कर रही है? अगर ये खूबसूरत लड़की इसी तरीके से मना करती रही तो यहाँ मेरे हाथ से इतना बड़ा ऑर्डर और मोटा कमीशन निकल जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा होने बिल्कुल भी नहीं दे सकती। मुझे खुद आगे बढ़कर इस डील को क्लोज करना होगा।